सो हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं चंदन, आपका फिजिक्स मेंटर। और आज बात करेंगे हम थर्मल एक्सपेंशन के ऊपर। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे कि जब भी किसी बॉडी को हीट करे, उसका टेम्परेचर बढ़ाए, तो वो एक्सपेंशन शो करता है। वो उसका लेंथ या एरिया या वॉल्यूम आप देखोगे कि बढ़ेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं बोल रहा हूँ, हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं। कुछ ऐसे भी रेयर सब्सटेंसेस हैं जिनको आप हीट करोगे तो दे विल शो कॉन्ट्रैक्शन रेदर देन एक्सपेंशन। जैसे कि वाटर को आप जब 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाओगे उसका टेम्परेचर, यू विल सी कि वो कॉन्ट्रैक्ट करता है ना। बट हम तो आज बात करेंगे साहब थर्मल एक्सपेंशन की। कुछ अगर एग्जांपल्स देखें तो हम जनरली ये पाते हैं कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनके बीच में गैप छोड़ा जाता है इस तरीके का। ये गैप क्यों छोड़ा गया माइड? व्हाई द गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन टू ट्रैक्स और टू सेक्शन ऑफ ट्रैक? द रीजन इज कि जब जब गर्मियों का मौसम आता है, क्योंकि ट्रैक तो बाहर ही होता है, और जब गर्मियों का मौसम आता है, गर्मियों के मौसम में क्या होता है माय डियर, कि इसका टेम्परेचर राइज करता है। और जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो ये एक्सपैंड करना चाहता है। तो उस एक्सपेंशन, जो उसकी चाहत है कि वो एक्सपैंड करे, उसको पूरा करने के लिए गैप छोड़ दिया है आपने। और ये गैप क्या करेगा? ये गैप बेसिकली उसको एक स्पेस देगा ताकि वो एक्सपैंड कर सके। अदरवाइज अगर कोई स्पेस नहीं देंगे तो क्या हाल होगा आप खुद ही देख सकते हैं। द ट्रैक विल लुक लाइक दिस। अगर कोई स्पेस नहीं दिया गया होगा तो हमारा ट्रैक माय डियर ऐसा दिखेगा। और ऐसे ट्रैक पे ना आप चलना चाहोगे और ना कोई और चलना चाहेगा। ऑब्वियसली बातें हैं, क्योंकि इस पे सीधा एक्सीडेंट का ही खतरा है माय डियर। इसलिए ट्रैक्स, दो ट्रैक के बीच में हम स्पेस छोड़ते हैं। इवन आप देखोगे ब्रिजेस में, है ना, जो हमारे ब्रिजेस में वहां पे भी गैप होता है, इस तरह का जॉइंट होता है। देखो यहाँ पे गैप है पूरा, ये पूरा और पूरा गैप है। गैप बनाने का पर्पस यही है साहब, फिर से वही कि जब जब, क्योंकि ये ब्रिज जो है ये किसका बना हुआ है? ये बना हुआ है माय डियर कंक्रीट का, है ना। कंक्रीट के बने हुए, और कंक्रीट भी साहब एक्सपेंशन शो करता है, और सर्दियों में वो कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण टूट सकता है जल्दी, ब्रिज ब्रिज की लाइफ घट सकती है। उस ब्रिज की लाइफ को बढ़ाने के लिए जनरली हम गैप, ऐसा ब्रिज जॉइंट लगाते हैं। क्लियर है? तो ये तो हो गई बेसिक बातें जो रियल लाइफ में चलती है। अब ये हमें देखना है कि साहब एक्सपेंशन होता क्यों है। व्हाई सबस्टेंसेस शो एक्सपेंशन व्हेन इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड? क्यों ऐसा होता है, उसको समझने के लिए थोड़ा हम मॉलिक्यूलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे जाके बातें करते हैं। जनरली मैक्सिमम केसेस में अगर देखा जाए तो हम ये मानते हैं कि जो भी मॉलिक्यूल्स है किसी मैटर के अंदर, मॉलिक्यूल हो या एटम हो, वो दो या दो जितने भी ज्यादा आसपास वाले मॉलिक्यूल हैं उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले फील्ड में रहता है ना। इस तरह का होता है। तो हमेशा दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन फोर्सेस हैं जिनके कारण उनका कुछ एक पोटेंशियल एनर्जी है। अरे गेट इट? क्योंकि एटम के, सॉरी, मैटर के अंदर एक एटम या एक मॉलिक्यूल तो है नहीं। देयर आर प्लेंटी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स आर देयर। अब ये सभी मॉलिक्यूल और एटम के बीच में इंट्रैक्शन फोर्सेस हैं, और उन इंट्रैक्शन फोर्सेस कारण पोटेंशियल एनर्जी भी है माय डियर। तो अगर मैं उस पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस सेपरेशन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, अभी दो मॉलिक्यूल को लेकर के बात करते हैं। अगर किसी दो मॉलिक्यूल के बीच का पोटेंशियल एनर्जी और उनके बीच के सेपरेशन का ग्राफ बनाए तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस। आओ मैं ग्राफ से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, है ना। ध्यान से समझना, बढ़िया ग्राफ है ये। सो मैं एक्स एक्सिस पे ले रहा हूं सेपरेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स की चर्चा कर रहा है, और वाई एक्सिस पे ले रहा हूं सब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दोस टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग है माय डियर। आप देखोगे तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस। कुछ ऐसा ग्राफ आता है। थोड़ा और अच्छा बनाया जाए, आया ऐसा ग्राफ बनता है, ऐसा ऐसा ग्राफ है। ये क्या बता रहा है माय डियर ग्राफ? अब ग्राफ में थोड़ा समझने वाली बात है। जैसे अगर मैं बात करूं कि साहब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इधर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब मोस्ट स्टेबल केसेस है, इधर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, इसका मतलब अनस्टेबल केसेस है। आप सब समझ पा रहे हो, है ना। तो अगर मैं स्टेबल वाली ही बात करूं, मैं स्टेबल वाली ही बात करूं, तो अगर मैं दिखाऊं आपको कि साहब, थोड़ा समझना, बढ़िया चीज बता रहा हूं, ठीक है। अगर मैं दिखाऊं कि अगर मैं किसी भी पोटेंशियल एनर्जी पे जाके देखूं, जैसे मैं इस लेवल पे जाके देखूं, है ना, थोड़ा कलर चेंज करता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा। क्या बोलते हो? हाँ,
इस लेवल पे जाके देखूं तो साहब ये यहां पे कुछ पोजीशन है, यहां पे कुछ पोजीशन है। आप समझना, ये एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज R1 एंड दिस इज R2। एम आई राइट? R1 एंड R2 दो वैल्यूज है। ये R1 क्या बता रहा है? R1 बता रहा है द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। अरे R इज द सेपरेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल। R ऐसा नहीं कि यहां एक मॉलिक्यूल है यहां एक मॉलिक्यूल, गलत मत समझना भैया। ये नहीं समझना कि ये एक मॉलिक्यूल है ये एक मॉलिक्यूल है, ये है ही नहीं। पता नहीं बच्चे कुछ ना कुछ समझ जाते हैं। मैं फिर से ध्यान दिला रहा हूं, ये एक मॉलिक्यूल नहीं है, ये एक दूसरा मॉलिक्यूल नहीं, ऐसा नहीं समझिए। क्या बता रहा है? ये बता रहा है सेपरेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, मिनिमम सेपरेशन R1 है और मैक्सिमम कितना रहेगा R2, ये बता रहा है। यानी अगर इस वाले पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं मैं, मान लो ये U0 है व्हाटएवर, U0 वाले पोटेंशियल एनर्जी पे साहब जो दो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में मिनिमम और मैक्सिमम सेपरेशन के एक वैल्यू आ रहा है R1 टू R2। यानी मिनिमम सेपरेशन कितना होगा? दो मॉलिक्यूल, मान लो ये दो मॉलिक्यूल है मेरे हाथ, ऐसा समझो। लेट्स सपोज दीज आर टू मॉलिक्यूल्स, समझना, दीज आर टू मॉलिक्यूल्स। U0 पोटेंशियल एनर्जी पे है, इसका मतलब ये मिनिमम R1 पे और मैक्सिमम R2 पे, मिनिमम R1 पे मैक्सिमम R2 पे, मिनिमम R1 पे मैक्सिमम R2 पे। अरे गेटिंग? हाँ सर। अच्छा अगर मैं किसी दूसरे पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा करूं तो देखना देखना देखना, हाँ कलर चेंज बाबा, आओ किसी दूसरे पे थोड़ा ऊपर जाता है, क्या बोलते हैं? इससे मतलब नहीं है आप स्टेबल अनस्टेबल से, बात समझो। हाँ सर, यहां देखो, अब R1 थोड़ा पीछे शिफ्ट हुआ, दैट इज R1 डैश बोलो U1 पे, और साहब R2 थोड़ा आगे शिफ्ट हुआ, R2 डैश बोलो। आप देखो ना, शिफ्टिंग की बात करूं मैं अगर, तो कौन ज्यादा शिफ्ट हुआ? ये R1 इतना शिफ्ट हुआ है और R2 इतना शिफ्ट हुआ है, ज्यादा कौन शिफ्ट हुआ है? मतलब मिनिमम वाला सेपरेशन ज्यादा घटा है कि मैक्सिमम वाला सेपरेशन ज्यादा बढ़ा? मैक्सिमम वाला ज्यादा बढ़ा। समझ में आ रहा है क्या? मैक्सिमम वाला ज्यादा बढ़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि इनका मीन पोजीशन शिफ्ट हो गया भाई साहब। किधर किधर? अगर देखूं मैं कि यहां पे मीन पोजीशन इस वाले पे, ग्रीन वाले पे, देखना ग्रीन वाले पे अगर मैं बात करूं तो मीन पोजीशन यहां पे है साहब, इनके बीच में, ये और ये इक्वल ले लो। लेकिन अगर यहां पे मीन पोजीशन देखो तो कहीं यहां शिफ्ट हो गया है ना, तो दोनों के मीन पोजीशन के बीच में एक गैप आ गया। मीन पोजीशन किधर शिफ्ट हो रहा है? लेफ्ट साइड की राइट साइड? राइट साइड। इसका मतलब दोनों के बीच में जो एवरेज सेपरेशन है वो बढ़ रहा है। नहीं आया, मैंने कोशिश की है माय डियर, समझना। दोनों के बीच में जो एवरेज सेपरेशन है वो बढ़ रहा है माय डियर। कब? जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी कब बढ़ रहा है? जब टेम्परेचर बढ़ रहा है। यानी यहां से यहां जाने पे टेम्परेचर बढ़ गया। मान लो यहां टेम्परेचर T0 था, यहां टेम्परेचर T1 था, व्हाटएवर, तो T0 से T1 पे जाने पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा, ऑसिलेशन में मिनिमम वाला ठीक है घटा है, लेकिन मैक्सिमम वाला ज्यादा बढ़ा है। समझ में आ रहा है क्या? मैक्सिमम वाला ज्यादा बढ़ा है, इसलिए जो एवरेज सेपरेशन है, सॉरी, जो एवरेज सेपरेशन है वो राइट साइड शिफ्ट हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं भी आ रहा ना, मैं इसके लिए वीडियो दिखा रहा हूं आपको, प्लीज ध्यान से देखना, ये वीडियो समझ में आएगा। आइए, हाँ दिखाऊं? शानदार वीडियो माय डियर, शानदार, है ना। अच्छा एक बात पहले समझ लो, अगर मान लो ये ग्राफ कैसा है? एसिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक है? एसिमेट्रिक है। द ग्राफ इज नॉट सिमेट्रिक, ग्राफ सिमेट्रिक नहीं। अगर ग्राफ सिमेट्रिक होता तो आपको क्या लगता है मीन पोजीशन हमेशा इसी लाइन पे लाई करता? अगर मान लो ये ग्राफ ऐसा होता माय डियर, ऐसा होता, ऐसा ऐसा ऐसा, लेट मी सी, अगर ये ग्राफ ऐसा होता सिमेट्रिक, हाँ, अगर ये ग्राफ सिमेट्रिक होता तो देखो ना R2 यहीं पे आता ना, तो जितना R1 इधर शिफ्ट होता लेफ्ट साइड, उतना ही R2 राइट साइड शिफ्ट होता। मतलब जितना मिनिमम सेपरेशन घटता उतना ही मैक्सिमम बढ़ता, मिनिमम सेपरेशन घटता मैक्सिमम बढ़ता, उतना ही। अगर ग्राफ सिमेट्रिक होता तो माय डियर एवरेज सेपरेशन वही रह जाता, यानी मीन पोजीशन उसी पॉइंट पे रहता। समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है ना? हाँ। और अगर ग्राफ सिमेट्रिक होता माय डियर तो थर्मल एक्सपेंशन होता ही नहीं, टेम्परेचर बढ़ाओ पोटेंशियल बढ़ेगी, लेकिन कोई एक्सपेंशन शो ही नहीं करता। करेक्ट है साहब? आओ इसके रेफरेंस में मैं एक शानदार वीडियो दिखा रहा हूं, शानदार। आइए प्लीज, शानदार वीडियो दिखाया जाए, आया जाए। ओके देखिए,
देखिए माय डियर, देखिए इसको समझिए, आप समझने की कोशिश करो। मैं तो सॉरी, हाँ मैं तो आपको पहले पॉज करके दिखाता हूं। देखिए ब्लू वाला जो कर्व है ना, ब्लू वाला, ये वही कर्व है जो एक्चुअल में है ना, एक्चुअल कर्व। और ये जो रेड वाला जो बन रहा है ना, रेड वाला कहां गया भाई? ओहो, रेड वाला देखना, रेड वाला, ये रेड वाला सिमेट्रिक अगर होता तो क्या होता? तो एक ब्लू वाले के हिसाब से मीन पोजीशन शिफ्ट कर रहा है राइट साइड, जबकि रेड वाले के हिसाब से नहीं कर रहा है ना। समझ में आ रहा है? हाँ कि ना? वेरी गुड। इसका मतलब एक्चुअल ग्राफ ये है ब्लू वाला। अगर ये ग्राफ एसिमेट्रिक है, इसी के कारण क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने के कारण जो मॉलिक्यूल्स है उनका मीन पोजीशन राइट साइड शिफ्ट होता जा रहा है, दूर होते जा रहे हैं, एवरेज सेपरेशन बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर बढ़ने से, उसके कारण एक्सपेंशन हो रहा है। नहीं आया? नहीं आया? आया ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चला जाए, आगे बढ़ा जाए, चलिए वेरी गुड। आइए तो हम देखते हैं अब लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, आइए चर्चा शुरू करूं मैं लीनियर एक्सपेंशन की, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया चर्चा है, समझने वाली बात है। लीनियर एक्सपेंशन क्या है माय डियर? ये लीनियर एक्सपेंशन, मान लो कि हमारे पास एक रॉड है, मेटालिक रॉड है, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो हम लोग देखते क्या है, एक्सपेरिमेंटली वी ऑब्जर्व कि उसका लेंथ बढ़ता है, तो जो लेंथ में एक्सपेंशन है ना, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। आओ थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक रॉड है ऐसा, दिस इज रॉड, और ये सब इसको भी हमने रख रखा है टी टेम्परेचर पे, जिसका लेंथ है एल। जब भी इसका टेम्परेचर मैं बढ़ाऊं, जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, हम देखते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ लेंथ में चेंजेस आता है। लेट्स सपोज मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूं, है ना, बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ाता, बहुत कम बढ़ाता हूं, और मैं देखता हूं इसका दूसरा डेटा। ध्यान से देखिएगा, हमने इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर राइज किया, आप देखेंगे कि थोड़ा सा लेंथ भी बढ़ गया है, सब ये हल्का सा लेंथ में चेंज आया है। लेट्स सपोज हमने जो टेम्परेचर अभी रखा है वो रखा है टी प्लस डी टी, हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाया है टी टू टी प्लस डी टी, हम देख रहे हैं साहब इसका लेंथ भी बढ़ गया है, और लेंथ का जो चेंज आया वो डीएल आया। ये जो चेंज इन लेंथ जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया, तो ये देखा कि ओरिजिनल लेंथ पे डिपेंड कर रहा था, जितना पहले ही लंबा था, अगर सेम टेम्परेचर राइज करे तो उसमें जो चेंज आ रहा था वो ज्यादा था। समझ पा रहे हैं आप? अगर मेरे पास दो रॉड है ना, एक एल का और एक 3L का, और सेम टेम्परेचर से बढ़ाओ, तो हम देखते हैं कि 3L वाले का लेंथ में चेंज ज्यादा आता है। ओके, तो ऑब्जर्व क्या किया गया, जो ऑब्जर्वेशन है ना, दीज आर ऑब्जर्वेशन, ध्यान से देखना ऑब्जर्वेशन क्या है। पहला ऑब्जर्वेशन था जो चेंज इन लेंथ है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ, जितना ज्यादा लेंथ पहले से ही होगा उतना ज्यादा चेंज आएगा, एंड ऑल्सो द चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। ये दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, पहला और दूसरा। दिस इज द फर्स्ट एंड दिस वन इज द सेकंड। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, सो आई कैन राइट डीएल इक्वल्स टू, यहां लिखता हूं साहब, सो आई कैन राइट डीएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल टाइम्स टीटी। मैंने क्या किया है, दोनों को कंबाइन कर लिया है, क्लियर है? अब मैं चाहता हूं इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटा करके एक इक्वल का साइन लगाऊं, सो डीएल इक्वल्स टू, तो जब भी ऐसा करते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, सो मैं यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं अल्फा, अल्फा एल डी टी। क्या किया हमने, ये और ये सेम नहीं है, प्लीज डोंट कंसीडर दीज आर सेम, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है और ये अल्फा है। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आपने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा करके फिर से लगा दिया। अरे भाई वो प्रोपोर्शनलिटी का साइन नहीं है, दिस इज अल्फा, है ना। इसको आज के बाद हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। वेरी गुड, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और इसका जो ऑर्डर आता है माय डियर, है ना, जब इसके ऑर्डर की चर्चा करते हैं, सॉरी कीड़ा आ गया, जब इसके ऑर्डर की चर्चा करते हैं, किसकी चर्चा करते हैं, ऑर्डर की चर्चा करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटली इट वाज ऑब्जर्व दैट कि इसका ऑर्डर आता है 10⁻⁻5 एंड 10⁻⁻6 के ऑर्डर। क्लियर है, 10⁻⁻5 मान सकते हो। चलिए वेरी गुड। अब हम यहां से चाहते हैं कि चेंज इन लेंथ का T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर पे जाए, तो जो चेंज इन लेंथ हुआ है उसका एक बढ़िया सा एक्सप्रेशन आ जाए। ठीक है, उसके लिए काम करते हैं। देखो ध्यान से समझो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं ऐसा लिखूं, आई कैन राइट DL इक्वल्स टू अल्फा dt, मैं क्या कर रहा हूं, L वाले टर्म को इधर लेके आ रहा हूं, तो DL/L हो गया, और दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा रहा हूं, और इंटीग्रेट कर रहा हूं
T1 टेम्परेचर पे मान रहा हूँ कि लेंथ L1 था एंड T2 टेम्परेचर पे मान रहा हूँ कि लेंथ L2 था। तो आई कैन इंटीग्रेट इट, सिंपली आई कैन इंटीग्रेट इट, है ना, इंटीग्रेशन करेंगे माय डियर। dl by l का इंटीग्रेशन कितना आता है, ln ऑफ l, वेरी गुड, ये आता है ln ऑफ l। और लिमिट कहां से कहां तक लेना है आपको तो पता ही है, लिमिट लेना है माय डियर L1 टू L2 एंड दैट इज प्लस 2। अब देखो यहां पे एक कैच है, यहां पे एक ध्यान देने वाली बात है, अल्फा मे बी अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अल्फा अगर टेम्परेचर पे डिपेंड करने लग गया तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ले सकते, बट मैं यहां अज्यूम कर रहा हूं कि अल्फा कांस्टेंट है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% सवालों में अल्फा जो होगा कांस्टेंट होगा, बट 10% क्वेश्चंस का कुछ भी नहीं कहा जा सकता, है ना। अल्फा मे बी अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ओके। सो अल्फा भी हम मान रहे हैं कि कांस्टेंट है, तो अल्फा को बाहर ले सकता हूं और dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा और लिमिट डालोगे तो ये आ जाएगा t2 माइनस t1, ओके। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं, मैं यहीं पे लिखूंगा, ध्यान से देखना, ln वाला लिमिट वगैरह रख दूं तो आई विल हैव ln ऑफ L2 डिवाइडेड बाय L1 इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स ऑफ T2 माइनस T1। क्लियर? ln में से अगर ln को ln हटाऊं तो आई कैन राइट L2 अपॉन L1 इक्वल्स टू e टू द पावर अल्फा T2 माइनस T1। एम आई राइट? बिल्कुल सर। हमें क्या चाहिए, L2 और L1 में एक रिलेशन आ गया, सो आई विल हैव L2 इक्वल्स टू L1 टाइम्स e टू द पावर अल्फा एंड T2 माइनस T1 को मैं डेल्टा टी बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? डेल्टा टी। बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ रहा है ना। अब एक थोड़ा सा मैथ्स है, बेसिक मैथ्स है। मैथ्स ये है साहब कि अगर e टू द पावर x के एक्सपेंशन को मैं देखूं, किसके एक्सपेंशन की बात करूं मैं, e टू द पावर x, मैथ्स है ये, है ना। e टू द पावर x के एक्सपेंशन को देखूं तो आई कैन राइट 1 प्लस x अपॉन 1 का फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। क्लियर है? ये मैथमेटिक्स है। अगर मैं यहां पे वाली मैथमेटिक्स लगाऊं, क्योंकि मैंने बोला कि अल्फा का जो ऑर्डर है, इसका जो ऑर्डर है डियर, इसका जो ऑर्डर आता है वो आता है 10 टू द पावर माइनस 5, है ना, 10 टू द पावर माइनस 5। अच्छा, इसका यूनिट क्या आएगा, 10 टू द पावर माइनस 5। इसका यूनिट क्या आएगा अल्फा का, यहां से पता चल जाएगा, ऐसा कुछ बोलेगा। देखो ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है और ये टेम्परेचर है। लेंथ और लेंथ तो गए, तो यहाँ टेम्परेचर का टर्म है, यहाँ पे टेम्परेचर का टर्म नहीं होना चाहिए, हाँ। तो अगर टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर का यूनिट लिखो डिग्री सेल्सियस, तो अल्फा का यूनिट क्या है, पर डिग्री सेल्सियस। एम आई राइट? आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ, है ना। तो इसका जो ऑर्डर आता है, ऑर्डर तो आता है 10 टू द पावर माइनस 5 और इसका जो यूनिट आता है वो आता है पर डिग्री और केल्विन इनवर्स, है ना। मैं पर डिग्री सेल्सियस लिखता हूँ, पर डिग्री सेल्सियस बोलो या केल्विन इनवर्स बोलो। क्लियर? मैं अभी क्या करने वाला हूँ, इस एक्सपेंशन वाले फॉर्मूले को यूज करने वाला हूँ। अब सिंस अल्फा का जो ऑर्डर है वो बहुत छोटा है, 10 टू द पावर माइनस 5 है, और आप जो टेम्परेचर का ग्रेडियंट लोगे और चेंज इन टेम्परेचर लोगे, कितना लोगे, 100 डिग्री सेल्सियस, 200, 300, 1000 मैक्सिमम। तो ये फिर भी बहुत छोटा रहेगा। अल्फा इंटू डेल्टा टी अगर छोटा हुआ और उसका स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा। तो इसलिए स्क्वायर और हायर ऑर्डर वाले टर्म को ओमिट करेंगे, उसको नहीं लिखेंगे, उसको, वो नेग्लिजिबल है। सो आई कैन राइट L2 इक्वल्स टू L1 e टू पावर अल्फा डेल्टा को लिख रहा हूं इसके फॉर्म में, देखना e टू पावर अल्फा डेल्टा को लिख रहा हूं तो ये आ जाएगा 1 प्लस x बाई 1 इज x, सो x इज अल्फा डेल्टा t बाई 1 इज 1 प्लस x स्क्वायर, हायर ऑर्डर वाले टर्म को ओमिट कर दिया, यही रह जाएगा हमारी। सो आई विल हैव L2 इक्वल्स टू, L2 क्या है, चेंज फाइनल लेंथ, इसको चाहो तो मैं ये भी लिख सकता हूँ L2, अभी रुको मैं लिखता हूँ L2 इंटू L2 इक्वल्स टू L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अच्छा, अगर मैं मान लूं कि ये ओरिजिनल लेंथ है L, तो ये क्या आएगा, L प्लस डेल्टा L। क्लियर है ना? नेक्स्ट वाले स्लाइड पे करूंगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है ना। अगर मैं इसको L बोल दूं, इसको क्या बोल सकता हूँ, L प्लस डेल्टा L। तो मैं देखो थोड़ा और सिंप्लीफाई करके अच्छा लिखता हूँ, लिखूं क्या, पक्का? आई कैन राइट L प्लस डेल्टा L इक्वल्स टू L टाइम्स ऑफ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। So from here L goes away, I can write delta L equals to अच्छा एक ही अच्छा ऐसे करोगे तो बड़ा प्रॉब्लम आ जाओगे, है ना, थोड़ा समझ लेता है। L goes away का मतलब ये नहीं है, यहाँ पे L इंटू 1 है और L इंटू अल्फा डेल्टा टी है, तो उस L से L चला गया, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ डेल्टा L इक्वल्स टू L टाइम्स अल्फा डेल्टा टी। एम आई राइट ना, करेक्ट हूँ? वेरी गुड। ये एक रिजल्ट है और ये भी एक रिजल्ट है। आप चाहो तो कोई एक याद रख लो, दूसरा अपने आप याद रखता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही यूज होना है ना, ये वाला बहुत ही रेयर केसेस में यूज होगा, ना के बराबर है ना।
क्लियर है? लेकिन ध्यान रहे, अगर अल्फा टेम्परेचर का फंक्शन दे दिया माय डियर, तो इसको नहीं, इसको यूज करेंगे। ये दिस रिजल्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, है ना? समझ में आ रहा है क्या? कब? जब अल्फा हमें टेम्परेचर का फंक्शन दे देगा। वो जनरली नीट और मेंस के क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होगा जनरली, फिर भी मैं बोल रहा हूं एडवांस में मे भी हो सकता है ना? आई होप आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड। तो आप चाहो तो इसका नोट्स ले लो, आगे बढ़ते हैं साहब। ये था लीनियर एक्सपेंशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे साहब सुपरफिशियल एक्सपेंशन। आज पढ़ते ही जाते हैं, पहले लीनियर एक्सपेंशन पढ़ लिया, सुपरफिशियल और वॉल्यूम पढ़ लेते हैं, एक दो प्रॉब्लम करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या बोलते हो, आगे बढ़ा जाए? आइए नेक्स्ट हेडिंग डालो, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और एरियल एक्सपेंशन, है ना? एरियल बोलो या सुपरफिशियल बोलो, बात बराबर। सुपरफिशियल एक्सपेंशन और सरफेस एक्सपेंशन। सुपरफिशियल साहब सरफेस का एक्सपेंशन हुआ। अरे भैया जब रॉड है, रॉड का तो लेंथ बढ़ेगा। अगर मान लो हमारे पास एक शीट होता, शीट का भी लेंथ बढ़ता ना? बिल्कुल बढ़ता साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बात समझ में आया। लेट सपोज मैं एक शीट लेता हूं, ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा। ऐसा एक शीट है, हमने क्या किया, ये शीट अभी जो था ये था टी टेम्परेचर पे। कितने टेम्परेचर पे? T1 पे। T1 रख लो, क्या दिक्कत है, T1 टेम्परेचर पे था। और एक रेक्टेंगुलर शीट लेता हूं, तो इसका कुछ लेंथ था A और कुछ विड्थ था B। थोड़ी देर बाद, सॉरी, थोड़ी देर बाद जब इसका टेम्परेचर बढ़ा, है ना, तो ये कुछ इस तरीके का शेप ले लिया। इसका थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा इसका विड्थ और लेंथ दोनों में, क्योंकि लीनियर एक्सपेंशन तो पढ़ ही लिया हमने, तो अगर लीनियर एक्सपेंशन अप्लाई हुआ होगा तो लेंथ भी बढ़ा होगा, विड्थ भी बढ़ा होगा, ऑब्वियस बात है। ये साहब जो बना रहा हूं मैं, ये इसको व्हाइट से लिखा हूं, ये साहब T2 टेम्परेचर पे है ना? और इसका लेंथ अभी कितना हो जाएगा? इसका लेंथ अभी जो फॉर्मूला पढ़ा क्या लिखेंगे, फाइनल लेंथ इक्वल्स टू इनिशियल लेंथ इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्लियर? वेरी गुड। मैं ऐसा मान के चलूं कि हमारे पास जो मटेरियल है, ये जो शीट है, रेक्टेंगुलर शीट है, वो आइसोट्रोपिक है, आइसोट्रोपिक मटेरियल है। आइसोट्रोपिक क्या होता है? आइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि इसके प्रॉपर्टीज हर एक डायरेक्शन में यूनिफॉर्म है ना? कभी चर्चा करेंगे आइसोट्रोपिक और एनिसोट्रोपिक की। तो अभी ये मान के चलो कि हमारे पास इसमें एक्स डायरेक्शन में जो एक्सपेंशन का रेट है और वाई डायरेक्शन में जो एक्सपेंशन का रेट है इक्वल, अभी इतना मान, ठीक है? तो अभी इसका लेंथ है, चूंकि टेम्परेचर बढ़ाया है हमने, टेम्परेचर बढ़ा दिया है, T1 से T2 किया है, तो ऐसा मान के चलेंगे कि इसका जो लेंथ है अभी ये नेक्स्ट, ये वाला, ये हो गया A इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और ये हो गया B इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एंड हाउ मच इज डेल्टा टी? डेल्टा टी इज T2 माइनस T। क्लियर? सो पहले अगर मैं देखो इसका एरिया देखो, पहले इसका एरिया देखो पहले और अब बाद में। इनिशियल एरिया कितना था? अगर मैं इनिशियल एरिया लिखूं A, आई विल हैव A इंटू बी, और A इनिशियल लिख देता हूं। अगर फाइनल एरिया की बात करूं तो ये आ जाएगा A इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इंटू B इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अच्छा एक बात मैं पहले बता दूं कि मैंने दोनों में अल्फा ही माना है, एक्स डायरेक्शन में भी अल्फा और वाई डायरेक्शन में भी अल्फा। कभी ऐसा हो सकता है कि अल्फा 1 एंड अल्फा 2 दिया हो, तो आपको अल्फा 1 एंड अल्फा 2 लेकर के सॉल्व करना है। क्लियर है? So I can write फाइनल वाला A into B, that is AB into 1 plus alpha delta t का स्क्वायर, 1 plus alpha delta t का स्क्वायर, and AB is nothing but A initial, so I can write it as A initial into 1 plus, और चूंकि अल्फा डेल्टा टी का वैल्यू 1 से बहुत छोटा होगा, so मैं यहाँ पे यूज करूंगा बाइनोमियल, है ना? So I can write it as 1 plus 2 times of alpha delta t. This is final surface, final area, initial area, and this is final area. इस 2 अल्फा को वहां वाले टर्म में क्या आ रहा था, L फाइनल इक्वल्स टू L इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यहाँ पे आ रहा है A फाइनल इक्वल्स टू A इनिशियल इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। दिस 2 अल्फा डेल्टा टी, 2 अल्फा टर्म्स इज नोन एज बीटा, इसी को बीटा बोल देते हैं। तो ये हमारा रिलेशन कैसा बन गया सर? फाइनल एरिया इक्वल्स टू इनिशियल एरिया इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। करेक्ट है साहब? बिल्कुल करेक्ट है। एंड दिस बीटा इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस और कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंशन, व्हाटएवर। ये क्या इसको बोल देंगे सर? कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन, है ना? सरफेस
एक्सपेंशन, और इसका भी अगर यूनिट की बात करूं तो यूनिट वही पर डिग्री सेल्सियस बोलो और केल्विन इनवर्स बोलो, बात बराबर है। कहानी क्लियर है? और बीटा का वैल्यू फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल की बात करना ना, जो भी बात की हमने किसकी बात की? फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल, फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल बीटा इक्वल्स टू अल्फा। अच्छा, अगर अनिसोट्रोपिक होता तो, अनिसोट्रोपिक होता तो अल्फा एक्स का अलग और अल्फा वाई का अलग होता, तो बीटा क्या लिखते फिर अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई लिख देते। क्लियर? चलिए, वेरी गुड, दिस वाज सुपरफिशियल एक्सपेंशन। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं साहब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन, है ना, आखिरी बार। आइए, तो मैंने यहाँ पे दो क्यूब्स लिए हुए हैं, क्यूबॉइड्स लिए हुए हैं, व्हाटएवर आप समझो। तो मैं अगर इसकी बात करूँ तो इसका ए एंड बी और सी ऐसा मान लेते हैं साहब, ये हाइट बी है ना, और ये जो हाइट है, ये जो डेप्थ है अंदर तक का, ये सी मान लेता हूं। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था? हाँ, हेडिंग डाल देना, वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं, क्लियर है? और बाद का जो लेंथ है हम इसको ये मान लेते हैं साहब, कुछ ऐसा है, ये ए हो गया है, ये बी हो गया, ए नहीं होगा, अभी बढ़ गया हो ना ऑब्वियसली, और आइसोट्रोपिक मटेरियल मान रहा हूं तो ए इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इसको मानेंगे साहब ये वाला लेंथ को, बी इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और इसको मानेंगे साहब सी इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्लियर? तो अगर मैं इनिशियल वॉल्यूम की बात करूं, वी इनिशियल लिखते हैं, क्या बोलते हो? इनिशियल वॉल्यूम की बात करें तो यह आ जाएगा ए बी सी, एंड फाइनल वॉल्यूम की बात करूं तो यह आ जाएगा ए बी सी इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी क्यूब। करेक्ट है? एक बार में लिख दिया, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ऑब्वियसली यही आएगा, है ना। एंड दिस ABC इज नथिंग बट इनिशियल वॉल्यूम। I can write final volume equals to initial volume into, और फिर से वही बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाऊं तो 1 plus 3 अल्फा डेल्टा टी, ओके, एंड दिस 3 अल्फा टर्म इज नोन एज हियर गामा। तो रिलेशन क्या बन गया साहब? V फाइनल इक्वल्स टू V इनिशियल इनटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। फिर से मैं एक बात बताऊं कि ये फिर आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए बोल रहा हूं मैं, और गामा क्या हो गया? गामा को बोलते हैं साहब कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। This is nothing but coefficient of volumetric expansion, और इसके यूनिट की बात करूं तो वही पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन इनवर्स। सही है साहब? बिल्कुल सही है। और फिर मैं एक बात बता दूं, है ना, कि हमें क्या क्या पता चला। तो हमारे पास तीन एक्सपेंशन के कोएफिशिएंट आ गया, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। अगर तीनों की यूनिट की बात करूं, यूनिट सेम है, पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन इनवर्स, जो भी बोलो, है ना। आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए बीटा का वैल्यू होता है 2 अल्फा, एंड फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल गामा का वैल्यू होता है 3 अल्फा। ओके, सो आई कैन राइट अल्फा इक्वल्स टू बीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू गामा अपॉन 3। ये बढ़िया रिलेशन है, आप ध्यान में रख सकते हैं, काम आएगा। लेकिन याद रखो ये जो है किसके लिए? ओनली फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल। कौन सा मटेरियल? आइसोट्रोपिक मटेरियल। अच्छा, आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होता है? फिर से एक बार बता दो, आइसोट्रोपिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसकी प्रॉपर्टीज डायरेक्शन के हिसाब से चेंज नहीं होती, यानी हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्म होती है। आइसोट्रोपिक मटेरियल होज प्रॉपर्टी एनी प्रॉपर्टी इज यूनिफॉर्म इन एवरी डायरेक्शन। क्लियर? प्रॉपर्टी इज यूनिफॉर्म इन एवरी डायरेक्शन। ये एक बढ़िया सा रिजल्ट है ना। एक बार फिर से समराइज कर देता हूं मैं, क्या क्या बातें किया है हमने। आज बात किया है कि थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है, क्यों होता है, एटॉमिक लेवल पे जाके देखा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस सेपरेशन, दो मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन का जो ग्राफ आता है वो एसिमेट्रिक आता है, जिसके कारण ही कोई भी मटेरियल थर्मल एक्सपेंशन शो करता है। क्लियर? उसके बाद हमने देखा कि साहब लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या होता है, और वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है, और तीनों के कोएफिशिएंट देखे। ठीक है, अगर मैं बात करूं लीनियर एक्सपेंशन की, तो फाइनल लेंथ इक्वल टू कितना आता है? L इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सिंपल। सुपरफिशियल की बात करूं तो फाइनल एरिया इक्वल टू आता है इनिशियल एरिया इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। और अगर वॉल्यूम की बात करूं तो फाइनल वॉल्यूम इक्वल टू आता है इनिशियल वॉल्यूम इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। है कि नहीं? हाँ साहब, बिल्कुल है। अब ये तीन इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप इन तीनों को ध्यान रख लो,
और मैंने अल्फा बीटा गामा का भी बात बता दिया है, उसको भी याद रखें। और आते हैं अब धीरे धीरे कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। कहानी क्लियर? आइए तो पहला प्रॉब्लम देखा जाए। सबसे पहले इस प्रॉब्लम को आप पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अच्छा, मैंने एक बच्चों में बात नोटिस किया है कि बच्चे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हैं, और अगर क्वेश्चन पढ़ते भी तो इतनी हड़बड़ी में पढ़ते हैं कि उनको आधा क्वेश्चन समझ में आता, आधा समझ में नहीं आता। कुछ बच्चों को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता। तो पहली बात तो ये आदत डालिए कि आप क्वेश्चन पढ़ के समझ सकते। रीडिंग एबिलिटी होनी चाहिए, उसके लिए क्वेश्चंस को पढ़ना आना चाहिए। और खास करके नीट वाले स्टूडेंट के लिए बताऊं मैं, नीट वाले बच्चों को तो क्वेश्चन पढ़ना एकदम आना चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता है, आपको दोबारा पढ़ने का समय नहीं होता। एक बार क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है क्वेश्चन। ठीक है, आइए हम पढ़ते साहब। एन एल्यूमिनियम स्फीयर ऑफ 20 सेंटीमीटर डायमीटर। एक एल्यूमिनियम स्फीयर है जिसका डायमीटर दिया हुआ है, स्फीयर है माय डियर, जिसका डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब रेडियस कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। चलिए, it is heated from 0 degree Celsius to 100 degree. So initial temperature, that is T1 was 0 degree Celsius and T2 becomes 100 degree Celsius. Its volume changes by how much? इसका वॉल्यूम कितने से चेंज हुआ? यही सवाल है। अच्छा सवाल है। अच्छा, उसने कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया है, देखो सवाल में कौन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया है। लीनियर दिया और पूछा वॉल्यूम, तो गामा तो निकालना था। और कहीं नहीं बोला कि आइसोट्रोपिक या अनिसोट्रोपिक, कुछ नहीं बोले, इसका मतलब आइसोट्रोपिक है ना। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम AIEEE और JEE मेंस, आप बोल सकते हो। ठीक है, तो आप देखो, समझ लो। हाँ, वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम पूछा, तो डेल्टा V आई कैन राइट फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, और मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूँ, फाइनल वॉल्यूम इक्वल्स टू इनिशियल वॉल्यूम इनटू 1 प्लस गामा। गामा इज 3 अल्फा डेल्टा T। am I correct? So I can write V final minus V initial equals to V initial into 3 अल्फा डेल्टा T। देखना भैया, सही से लिख रहा हूँ ना? V initial को मल्टीप्लाई किया, एक V initial किधर लाया। दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम, यही पूछा। सो डेल्टा V इक्वल्स टू V initial कितना होगा? 4/3 पाई r क्यूब होता है स्फीयर के केस में। r है 10, तो 10 का क्यूब। अब जानबूझ के मैं सेंटीमीटर में ही ले रहा हूँ, क्योंकि आंसर भी सीसी में दिया हुआ, देखो ऑप्शन में भी सीसी है, तो सेंटीमीटर में लेके सॉल्व कर लेंगे। 3 अल्फा का वैल्यू, अल्फा इज दिस मच, इंटू 3 करना, तो इट विल कम आउट टू बी 3 इंटू 23 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, है ना। और इंटू डेल्टा टी कितना का हो गया? 100 माइनस 0 दैट इज 100। वेरी गुड। अब ध्यान पूर्वक करिएगा, 10⁻3 है, 100 है, 10⁻5 तो है, और 10⁻6 है, तो ये चले गए, बचे कितना? 10⁻1। और 3 ने 3 को भी मार दिया साहब, मार दिया। सो 4 पाई इंटू 23। वेरी गुड। अच्छा, 23 इंटू 4 अगर करूं तो इट विल कम आउट टू बी 92 पाई, ओके, इंटू 10⁻1। ओके, अब देखो ध्यान से, 92 मतलब 9.2 इंटू पाई, 9.2 इंटू 3.14 करना है। ओरली करते हैं ना थोड़ा, है ना, अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। 9.2 इंटू 3 मान लो ना, 9 इंटू 3 करते तो कितना आता है? 27। तो 27 से तो ज्यादा है, राइट, इंटू 10 समझ में आ रही है? 10⁻1 को हटा करके मैं 9 पॉइंट बता रहा हूँ, स्पेशल लिख सकता हूँ। 9.2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, वो भी लिखता हूँ, चलो 3.14। तो 9 इंटू 3 करता हूँ तो 27 से बड़ा, लेकिन 27 के आसपास वाला वैल्यू आप देखो, 27 से बड़ा और 27 के आसपास वाला भी है, so it will come out to be 28.96 and that is the answer। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया है ना? पक्का? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। मिलते हैं नेक्स्ट।